हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना न्यू टॉपिक। इससे पहले मैं यूनिट फर्स्ट करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें यूनिट फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी की प्ले लिस्ट एक अलग से है। आप वहाँ से इजीली सारी क्लासेस कवर कर सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन। ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की 9 यूनिट है और इसको आज हम जो करने वाले हैं ओनली इम्पोर्टेंट फैक्ट करने वाले जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें एक भी सिंगल लाइन ऐसी नहीं है जो किसी एग्जाम में नहीं पूछी गई है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू आए हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे क्विज पोल के माध्यम से। अगर आपको अब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का मीनिंग, यानी कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है। देन उसके बाद हम बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग थिंकर्स की पूछी गई हैं। उसके बाद हम देखेंगे फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेचर में कैसा है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक पढ़ेंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं। उसको मैंने कुछ बुक्स जो हैं क्लास के बीच में हैं और कुछ जो है मैंने एंड में भी दे रखी हैं, क्योंकि वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई हैं, तो इसलिए जरूरी है आप उन सारी बुक को कवर करें। और एंड में हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म, क्योंकि कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज भी किसी ने किया है, तो वो भी आप देखेंगे कि किसने और क्यों क्रिटिसाइज किया है। तो आइए देखते हैं लोक प्रशासन का मीनिंग। देखिए, लोक प्रशासन का मीनिंग क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लोक प्रशासन, लोक का मीनिंग क्या हो गया, जनता यानी कि पब्लिक, और प्रशासन का मतलब क्या हो गया, प्रबंधन यानी कि एक संचालन करना, मैनेज करना, किसी चीज को ऑपरेट करना। तो सिंपल सा मीनिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, दो वर्ड से बना है, लोक एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लोक का मीनिंग हो गया पीपल या पब्लिक, यानी कि उसको जनता भी कह सकते हैं या सार्वजनिक भी कह सकते हैं। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन का मीन क्या हो गया, किसी चीज को मैनेज करना, उसको ऑपरेट करना। तो इसलिए दोनों शब्दों को मिलाकर जब हम देख लेंगे तो क्या बनेगा इसका मीनिंग, इसका मीनिंग बनेगा जनता का प्रबंधन या सार्वजनिक प्रशासन, यानी कि लोक प्रशासन। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं हम। देखिए, थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरी पे जाएंगे। देखिए, जो हिस्टोरिकल हिस्ट्री है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो देखिए 1887 से स्टार्ट होती है और ये करते हैं वुडरो विल्सन। वो हम आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या बोला, कैसे बोला, किस बुक में बोला, लेकिन अभी थोड़ा सा हम ऐसी मोटा मोटा सा देख लेते हैं कि फर्स्ट जो इसका स्टेज है वो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइक्टोमी, यानी कि राजनीति और प्रशासन का एक अलगाववाद। क्योंकि वुडरो विल्सन चाहते थे कि राजनीति अलग हो जाए और प्रशासन अलग हो जाए। तो फर्स्ट स्टेज हमारा यह है जो कि 1887 से 1926 तक चला। सेकंड की अगर हम बात करें तो यह है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें सेकंड वाला हमारा कब तक चला, यह है 1927 से 1937 तक। अब इसमें जो है लोगों ने, बहुत सारे थिंकर्स आए हैं, उन्होंने प्रिंसिपल्स की बात की है, यानी कि सिद्धांतों की बात की है। वो उन लोगों ने ये नहीं माना है कि पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हैं। और वो कौन कौन से थिंकर्स हैं ये भी हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड थर्ड है 1938 से 1947 तक। ये है एरा ऑफ चैलेंजेस, यानी कि यहाँ पर जब कुछ थिंकर्स मानते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है, कुछ मानते हैं कि ये मतलब इसके प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, ये अलग अलग नहीं है। तो इस चीज को लेकर क्या एक चैलेंज वाला एरा आ जाता है, यानी कि बहुत सारे चैलेंज इसके सामने आ जाते हैं। तो वो कौन सा स्टेज है, वो है थर्ड स्टेज, और उसका ईयर आप याद रखिएगा 1938 से 1947। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेज की। फोर्थ स्टेज हमारा क्या है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। अब जब इन सारी चीजों को लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो ये स्टेज जो आता है ये क्राइसिस का आता है। अब क्या क्या क्राइसिस हैं ये सब आगे की वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इसकी आप डेट याद रखिएगा 1948 से 1970। उसके बाद हम आते हैं 5 स्टेज, जो कि है 1971 से और अब तक। इसको बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी परस्पेक्टिव। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम सिर्फ ये 4 स्टेजेस कवर करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग स्टेज आ जाता है जहाँ पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट भी आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसको हम एक अलग क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप फिंगरप्रिंट पे इसको याद रख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ा
और जिसमें कि फर्स्ट स्टेज हमारा 1887 से 1926 तक चला, सेकेंड स्टेज हमारा 1927 से 37 तक चला, उसके बाद थर्ड स्टेज हमारा 1938 से 1947 तक चला, उसके बाद फोर्थ स्टेज हमारा 1948 से 70 तक चला, और जो ये 5 स्टेज है ये 1971 से अब कंटिन्यू अब तक है। और इसका अब मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आया है एग्जाम में। इसमें बेचिंग में क्वेश्चन आया है कि एक साइड स्टेजेस दे दिए हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में लिख दिया है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, सेकेंड में प्रिंसिपल, थर्ड में एरा ऑफ चैलेंजेस, फोर्थ में क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसके सामने इस साइड में, एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ, इस साइड में दे देते हैं डेट, यहाँ पर लिख देते हैं कि 1938, यहाँ पर लिख देते हैं 1948 से 1977, यहाँ पर लिख देते हैं 1927 1888 से 87 से 1926, और यहाँ पर लिख देते हैं 1938 से 90, मतलब ये चारों जो डेट दी गई है उनको ये क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेज तो हमारा ये है, अब इसकी डेट हमें क्या है 1987 है, तो ये 1987 अगर हमारा 2 में होगा तो हम इस तरीके से मैच करेंगे, इस तरीके से, और ये जैसे इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से जो होता है मैच वो क्वेश्चन आता है, तो आपको मैच करना होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए हमें क्या जरूरी है, हमें इसकी ये नेम भी याद रखने जरूरी है, कौन से स्टेज में क्या बात की गई है, और इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या बात की गई है। तो ये क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए सरकारी गतिविधि के रूप में, यानी कि जो ये गवर्नमेंट एक्टिविटीज है उसमें लोक प्रशासन इतना ही पुराना है जितना कि पॉलिटिकल सोसाइटी है पुरानी, क्योंकि अगर हम सिस्टमेटिक वे में इसकी स्टडी करेंगे तो इसका ये स्टार्टिंग कब हुई है, 18th सेंचुरी में इसका अंतिम चरण हुआ है। इंग्लिश में देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक गवर्नमेंट एक्टिविटी है जो कि इतनी ही पुरानी है जितनी की पॉलिटिकल सोसाइटी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सिस्टमेटिक स्टडी है, कब की, लास्ट फेज ऑफ 18th सेंचुरी की। अब देखिए सबसे पहले अमेरिका में जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन है, इनकी बुक है द फेडरलिस्ट पेपर। जिस चीज को मैं हाईलाइट करूं उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि वो हर एक एग्जाम में पूछी है। मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ कि इस क्लास में एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो किसी एग्जाम में पूछी नहीं गई है। तो ये बुक याद रखिएगा, द फेडरलिस्ट पेपर है किसकी बुक, अलेक्जेंडर हैमिल्टन की। और इसमें इन्होंने क्या बताया है, लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्य। इसमें बताया है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इस सब का सबसे पहले प्रयोग हैमिल्टन ने किया, और किसमें किया, फेडरलिस्ट पेपर में। ये क्लियर हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, वुडरो विल्सन को। वुडरो विल्सन क्या मानते थे कि जैसे राजनीति अलग है और लोक प्रशासन एक अलग है, तो इसलिए एक स्वतंत्र विषय हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो गया। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है, वुडरो विल्सन को। आप याद रखिएगा इनका नाम। इनका कहना है कि संविधान का निर्माण करना निर्माण से अधिक है उसे उसका मुश्किल है उसका क्रियान्वयन करना। ये जो कोट्स है ये भी इनके एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वुडरो विल्सन ने जैसे कहा था, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर डिफिकल्ट देन इट्स मेकिंग। जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ उसको जरूर नोट कीजिएगा। ये सारे पीवाईक्यू हैं, और इसके पीवाईक्यू बनाकर मैं बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पर डालूंगी, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इस पर जो पहला अलग से शोध हुआ था वो किसने किया था, चार्ल्स जिया वुडिन ने। क्या लिखा था उन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और 1812। देखिए अभी जो ये कहानी है ना बैकग्राउंड, ये कब की है, 1812 की है। और हमने फर्स्ट पेज कब का पढ़ा है, जो वुडरो विल्सन लेकर आए थे 1887 का। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड जानना जरूरी है, तो इसलिए ये आप याद रखिएगा। इनका याद रखिएगा कि इन्होंने फर्स्ट सेपरेट रिसर्च पेपर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर लिखा था वो थे चार्ल्स जीन वोनिन। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ईयर है 1812। ये थोड़ी सी बैकग्राउंड है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने अभी किसी भी एग्जाम में, हो सकता आया हो लेकिन मैंने नहीं देखा हो, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी बैकग्राउंड जाननी जरूरी है। अब देखते हैं हम हर्बर्ट साइमन ने क्या बोला है। हर्बर्ट साइमन ने बोला है, जब दो व्यक्तियों ने संगठित होकर एक पत्थर को ढकेलना प्रारंभ किया तभी से प्रशासन की शुरुआत हुई। देखिए अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। साइमन का कहना यह है कि जैसे ही दो व्यक्ति, एक कोई पत्थर है वो अकेला तो नहीं ढकेल सकता, जैसे ही दूसरा व्यक्ति उसके साथ लगता है तो वो आगे की ओर पुश होने लगता है। तो जब से क्या आया, एक एडमिनिस्ट्रेशन आया। एडमिनिस्ट्रेशन का जैसे मीनिंग देखा आपने कि लोगों का शासन है,
यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, तो ये याद रखिएगा। ये कोट, ये परिभाषा किसने दी है? साइमन ने। एडमिनिस्ट्रेशन बिगन व्हेन टू पीपल गोट टुगेदर एंड स्टार्टेड पुशिंग ए स्टोन। ये देखिए, जैसे मैंने बताया, वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता माना जाता है क्योंकि इन्हीं से फर्स्ट स्टेज शुरू होता है 1826 से। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुडरो विल्सन, इसको नोट कीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि विल्सन ने क्या बोला है। लोक प्रशासन कानून को व्यापक तथा व्यवस्थित रूप से करने की अभिव्यक्ति है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी कोई भी लॉ है उसको क्या करना है? सिस्टमेटिक तरीके से करना है। अब देखते हैं आगे एल डिवाइड। देखिए, एल डिवाइड ने क्या बोला है कि लोक प्रशासन में वह सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों का निर्माण व उसे लागू करना है। अब एल डिवाइड, इनका नाम याद रखिएगा, आगे की क्लास में आपको पता चलेगा कौन से थिंकर्स कौन से फेज से जुड़े हैं, तो इसलिए अब ये थोड़ी सी डेफिनेशन है, इनको इससे आइडिया लगेगा आपको कि किसने क्या बोला है। तो देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड ऑल दोज फंक्शन हुज ऑब्जेक्टिव इज टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी। देखिए क्या आते हैं, लोक प्रशासन में वो सारे कार्य आएंगे जो कि कोई भी सोसाइटी के लिए जो भी नीति बनेगी उसको लागू करेंगे, तो उसमें वो सारे कार्य किसके अंडर आएंगे? वो आएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ये किसने बोला है? ये बोला है एल डी वाइट ने। अब आते हैं लूथर बुलिक, इन्होंने क्या बोला है? लोक प्रशासन एक शासकीय विज्ञान है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक क्या है? गवर्नमेंटल साइंस है। अब नेक्स्ट है मार्शल ई डिमोक, इन्होंने बोला है लोक प्रशासन कहाँ कैसे से संबंधित है। देखिए, इनकी कुछ तरीके आप याद रखिएगा। जैसे लूथर गुलिक है, इन्होंने लोक प्रशासन को क्या बोला? एक विज्ञान बोला है। तो आप साइंस वर्ड याद रख सकते हैं कि साइंस के इसके साथ ज्वाइन है लूथर गुलिक के। अब ये व्हाट एंड हाउ, ये किससे रिलेटेड है? ये भी लूथर गुलिक से, तो ये सॉरी डिमोक से। ये एक छोटी छोटी तरीके हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी इनकी मतलब आंसर करने में, तो आप याद रख सकते हैं। Marshall E. Dimock is of the opinion and public administration is related to what and how। बस ये इनकी तरीके है, what and how, इसको आप याद रखिएगा। ये मार्शल ई डिमोक से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा लोक प्रशासन की प्रकृति, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेचर में कैसा है। देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू नेचर हम पढ़ें तो इसके दो अप्रोच हैं, यानी कि टू अप्रोचेज हैं। पहला है एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड, दूसरा है प्रबंधकीय यानी कि मैनेजरियल अप्रोच। अब सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं कि जो ये इंटेग्रल अप्रोचेज है यानी एकीकृत दृष्टिकोण है, इसके अनुसार प्रशासन क्या है? प्रशासन में सार्वजनिक नीतियों को लागू करने से लेकर उसका प्रबंधन, तकनीकी, कर्मचारी, चपरासी, सरकार, सभी जो है उसके अंदर आते हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? एल डी वाइट, डिमोक, इनके नाम याद रखिएगा। देखिए, एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड, इनका काम क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करते हैं ऑल ऑर्गन्स को, जैसे कि गवर्नमेंट, पब्लिक पॉलिसीज टू मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉय, पियोन्स, इन सबको ये क्या करते हैं? यानी कि इसमें ऑल सारे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ भी होता है, लेके चपरासी से लेकर सरकार तक, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। तो इसके समर्थक का नाम याद रखिएगा, एल डी वाइट और डिमोक। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम सेकेंड है हमारा प्रबंधकीय दृष्टिकोण यानी कि मैनेजेरियल अप्रोचेज। अब इसमें क्या होता है? ये सिर्फ प्रबंधन की गतिविधि तक सीमित है, यानी ये कैसा है? लिमिटेड है। ओनली कहाँ तक लिमिटेड है? मैनेजमेंट एक्टिविटीज तक। इसमें उच्च श्रेणी के प्रबंधकीय अधिकारी आते हैं। इसमें कौन होते हैं? ओनली हाई लेवल के मैनेजेरियल ऑफिसर होते हैं। अब इसके बारे में लूथर गुलिक ने क्या बोला है कि ये निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए किए जाने वाले कार्यों का प्रबंध है, ना कि इसमें तकनीकी व परंपरागत कार्य सम्मिलित हैं। इसके समर्थक हैं साइमन स्मिथ वर्क थॉमसन। तो देखिए, ये जो लूथर गुलिक की डेफिनेशन है, इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि इसमें ये क्या करते हैं? इनका ओनली एक टास्क होता है जिसको ये फुलफिल करना चाहते हैं। ये इसमें सभी चीजों को इंक्लूड नहीं करते, ना टेक्निकल चीजों को लाते, ना ट्रेडिशनल चीजों को लाते। बस सिर्फ इनका एक एम होगा और उसी को ये क्या करेंगे? उसी को फुलफिल करेंगे अपने। और इसके सपोर्टर का नाम याद रखिएगा, साइमन स्मिथ, क्लास थॉमसन। और आप ये देखने कि साइमन जो है हमारे दोनों से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम, लोक प्रशासन का क्षेत्र। अब फील्ड पढ़ते हैं हम कि फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? नेचर पढ़ा। नेचर कैसा था? हमने दो तरीके से पढ़ा, एकीकृत और प्रबंधकीय। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। अगर आपको देखने हैं तो अब मैं बार बार बोलती हूँ आपको कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको PYQ जरूर मिलेंगे।
अब हम देखते हैं इसका फील्ड में देखिए लूथर बुलिक ने क्या किया है, लोक प्रशासन को पोस्ट कोर्प से परिभाषित किया है। अब पोस्ट कोर्प का मीनिंग क्या है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। पोस्ट कोर्प POSTCORP, ये 7 मतलब अल्फाबेट हैं। ये भी पूछा गया कितने अल्फाबेट हैं, तो 7 है, याद रखिएगा। अब ये 7 कैसे हैं, वैसे आप CO को अगर 2 पढ़ेंगे तो ये 8 होंगे, जबकि ये 2 नहीं है। देखिए P फॉर प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना किसी भी काम की। O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, यानी उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, एक संगठित रूप से उस काम को करना। S फॉर स्टाफिंग, यानी कि उसका स्टाफ। D फॉर डायरेक्टिंग, यानी कि उस स्टाफ को डायरेक्ट करना कि कैसे क्या करना है। CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, यानी उसको कोऑर्डिनेट करना। R फॉर उसकी रिपोर्ट देना। एंड B फॉर बजट, यानी कि बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे पोस्ट कोर्प को समझ लेंगे तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, वो कैसे चलता है, उसमें स्टाफ होता है, उसका बजट होता है, उसकी प्लानिंग की जाती है, वो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो ये हो गया फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्ट कोर्प ने पूरे फील्ड को डिफाइन कर दिया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। अब देखते हैं हेनरी फयोल, ये तो हो गया लूथर बुलिक, ये जुड़े हुए हैं पोस्ट कोर्प से। देखिए इससे कितने क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम में देखा कि पोस्ट कोर्प में जो ये कितने अल्फाबेट हैं, तो इसमें 7 हैं। और एक ये बना कि पोस्ट कोर्प किसने दिया, लूथर बुलिक ने दिया। और एक ये बना कि पोस्ट कोर्प में एस क्या, मतलब एस क्या दर्शाता है, एस के अकॉर्डिंग क्या है, तो स्टाफ है। इस तरीके से इससे मोड़ तोड़कर 3-4 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने एग्जाम में खुद से देखे हैं। तो इसलिए ये पब्लिक एडमिन लूथर बुलिक का जो पोस्ट कोर्प है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कीजिएगा। अब देखिए हेनरी फ्योल पे आते हैं हम। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र को 5 श्रेणियों में भी विभाजित किया, यानी कि इन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं। अब ये क्या है, PO CCC, यानी इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं PO CCC। अब ये है क्या, आइए देखते हैं। देखिए हेनरी फेओल डिवाइडेड द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 5 कैटेगरीज। एक सेकेंड, ये देखिए P फॉर प्लानिंग, किसी भी चीज की योजना बनाना, किसी भी कार्य को आप मतलब करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी जरूरी है, प्लानिंग करनी जरूरी है। देन उसको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है कि कैसे करना है सिस्टमेटिक वे में। उसके बाद कमांड करनी जरूरी है उसको। उसके बाद उसको कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। उसके बाद उसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये याद रखिएगा, हेनरी फयोल ने का जो PO CCC है उसमें क्या प्लानिंग वर्ड है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग। आइए देखते हैं। देखिए प्लानिंग, इसका मतलब होता है कि जो भी एम है उसको निर्धारित करना कि हमें कैसे करना है, और उसे प्राप्त करने के लिए एक प्लान बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आपका एम क्या है, एग्जाम क्लियर करके जॉब पाना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पूरी प्लानिंग करेंगे कि ऐसे ऐसे मुझे इसका सिलेबस पढ़ना है, आज मुझे ये पढ़ना है, कल मुझे ये पढ़ना है। पूरी एक प्लानिंग के साथ आप एग्जाम में बैठेंगे, तब आप कहाँ तक पहुंचेंगे, अपनी जॉब तक, यानी अपने सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। उसके बाद है संगठित करना, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या करेंगे, आप संसाधन और कार्यों को व्यवस्थित करेंगे ताकि योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आपने अपने अपने जॉब तक पहुंचने के लिए आपने एक एम बना लिया कि मुझे अब ये जॉब लेनी है, उसका एग्जाम देना है, उसका आपने पूरी प्लानिंग बना ली। अब उसके लिए रिसोर्सेज तो चाहिए। अब उसके लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, बुक्स चाहिए, कॉपीज चाहिए, या फिर जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है तो इसके लिए आपको बहुत कुछ चाहिए, फ़ोन चाहिए, उसमें नेट होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप उसको क्या करेंगे, एक व्यवस्थित तरीके से उसको करेंगे ताकि क्या हो, आप जो आपने एम किया है आप उस तक सफलतापूर्वक पहुंच जाएं। अब हमारा थर्ड है कमांडिंग। अब इसमें आप क्या करेंगे, कर्मचारियों को निर्देशित करेंगे और उन्हें कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक हेड होता है। अगर आप एग्जाम देते हैं, आपके टीचर हैं, वो आपको क्या करेंगे, एक कमांड देंगे कि आज आपको ये करना है, आपको ये पढ़ना है। या आप खुद से मोटिवेट हैं तो आप खुद सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, यानी कि आप खुद को कमांड देंगे कि आज मुझे ये वाला टास्क कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या होगा, ये है कमांडिंग। अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग। अब ये क्या है, विभिन्न गतिविधियों और संसाधनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। स्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने अपनी पूरी प्लानिंग बना ली, आपको सिलेक्शन लेना है, उसके लिए आपने प्लानिंग बनाई कि मुझे एग्जाम देना है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, सारे रिसोर्सेज लेने हैं, कैसे कैसे मुझको मतलब कैसे
खुद को कमांड देनी है। उसके बाद जो आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं और जो आपकी अदर एक्टिविटीज भी हैं उनको आप क्या करेंगे, उसमें एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे, मतलब सबके बीच क्या करेंगे, एक सामंजस्य स्थापित करेंगे कि सारी एक्टिविटीज और जो आपके रिसोर्सेज हैं उनके बीच अच्छे से क्या हो, आपका जो भी आपका गोल है वो कंप्लीट हो जाए। सबसे 5 हमारा जो है कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण करना, कार्यों की निगरानी करना और ये सुनिश्चित करना कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार चलें। अब जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमने प्लान बना लिया कि हमें ये करना है, उसके बाद हमने प्लान के बाद हमने क्या किया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया कि ऐसे ऐसे ये रिसोर्सेज हैं। उसके बाद हमने कमांड देनी स्टार्ट कर दी जो भी स्टाफ है वहाँ पर। उसके बाद हमने जो वहाँ की एक्टिविटीज़ हैं और रिसोर्सेज हैं उनमें हमने कोऑर्डिनेशन करना स्टार्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो भी कार्य हैं उस पर हम अपनी नज़र रखेंगे, यानी निगरानी करेंगे। उसके बाद ये करेंगे कि ये जो भी मानक है उसके अनुसार ये चलें। तो ये था हेनरी फेयोल का POCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं विलोबी, यानी कि विलियम फ्रैंकलिन विलोबी। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि ये किसकी बुक है, तो ये है विलोबी की, और इसको आप याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इन्होंने इसमें क्या बताया है, 5 स्टेजेस बताए हैं लोक प्रशासन के, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। कौन कौन से हैं ये, देखिए सबसे पहले है सामान्य यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद है कार्मिक यानी कि पर्सनल मैनेजमेंट, उसके बाद है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद है वित्तीय प्रशासन यानी कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और 5 पॉइंट है हमारा भौतिक सामग्री की पूर्ति, यानी कि जो भी मटेरियल है उसकी सप्लाई, और भर्ती प्रशिक्षण, यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम भर्ती भी तो करेंगे ना, तभी तो वो एक पूरा क्या बनेगा, मतलब पूरा स्टाफ उसमें होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भर्ती प्रशिक्षण भी कराते हैं, क्योंकि काम करने से पहले उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये याद रखिएगा, बिलोबी ने अपनी पुस्तक मतलब अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 5 स्टेजेस बताए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मटेरियल सप्लाई एंड रिक्रूट ट्रेनिंग। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म। देखिए ये जो क्रिटिसिज्म है ये किसने किया है, लेविस मेरियम ने। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि इनका क्रिटिसिज्म किसने किया। तो देखिए ये है लूथर गुलिक तथा हेनरी फेयोल। इनकी जो हमने आइडियोलॉजी ऊपर पढ़ी पोस्ट कोर वो POCC, तो इसकी इस आइडियोलॉजी का इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। ये बोले ये केवल प्रशासन के कैसी बातों पर, कैसे पक्षों पर जोर देता, ओनली टेक्निकल, विषय वस्तु पर ये ध्यान नहीं देता, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसको क्रिटिसाइज किया। स्वास्थ्य प्रशासन कल्याणकारी निगम यानी कि हेल्थ और वेलफेयर की ये बात नहीं करता, तो इसलिए ये क्या करते हैं, लेविस मेरियम, लूथर गुलिक और हेनरी फेयोल को क्रिटिसाइज करते हैं। कौन सी आइडियोलॉजी को करते हैं, पोस्ट कोर और POCC, याद रखिएगा। देखिए मिस्टर लेविस मेरियम क्रिटिसाइज द आइडियोलॉजी ऑफ लूथर गुलिक एंड हेनरी फेयोल। अब देखते हैं हम स्टेजेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हमने थोड़े से सिंपल वे में स्टार्टिंग में देखे थे। फर्स्ट है हमारा राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन, यानी कि 1887 से 1926। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी। देखिए इसका जो बेसिक इशू था वो क्या था, सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये चाहते थे कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन से सेपरेट हो जाए, तो ये की पॉइंट आप याद रखिएगा। अब ये 1887 में वुड्रो विल्सन ने अपनी एक राइटिंग थी उनकी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साथ इन्होंने इसको स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेज हमारा 1887 से ही स्टार्ट है, तो तभी उनकी ये बुक आई थी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनके ईयर भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इनको सिक्वेंस से लगाने के लिए भी दे दिए जाते हैं, 3-4 बुक्स आपको दे दी जाएंगी, और उसके बाद आप क्या है कि आप इनको सिक्वेंस में लगाइए, तो जब तक आपके ईयर याद नहीं होंगे तब तक आप इसको सिक्वेंस से नहीं लगा सकते। This phase began in year 1887. Woodrow Wilson article The Study of Administration. अब इन्हें लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। ये मानते हैं कि प्रशासन व्यापार का विषय है, राजनीति से अलग किया जाना चाहिए। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, तो उनका याद रखिएगा आप, वुड्रो विल्सन। और ये क्या मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ बिजनेस सब्जेक्ट, जो कि इसको शुड बी सेपरेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि ये बिजनेस सब्जेक्ट है, इसको पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए।
अब पढ़ते हैं हम गुडनो, फ्रैंक जे गुडनो। इन्होंने इन्हीं की बात को आगे बढ़ाया और एक बुक लिखी अपनी, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें ये क्या बोलते हैं कि राजनीति जो है वो राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि राज्य क्या चाहता है वो उस चीज को आगे लेकर जाती है, रिप्रेजेंट करती है। और प्रशासन का संबंध इसके क्रियान्वयन से है, यानी इनके इम्प्लीमेंटेशन से है। तो इनकी ये डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में आई है, आप इसको याद रखिएगा। और इन्हें क्या बोला जाता है, फ्रैंक जे गुडनाव को अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता बोला जाता है। देखिए, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन, फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रैंक जे गुडनाव। इनके नाम याद रखिएगा, इनकी बुक याद रखिएगा, ये 1990 की बुक है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप इट इज क्लियर। ये हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। अब देखते हैं हम लोक प्रशासन की जो पहली बुक मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, वो एल.डी. व्हाइट की बुक है, ये 1926 में लिखी गई है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको भी याद रखिएगा, ये इसे लोग क्या मानते हैं, ये पहली पुस्तक मानते हैं। फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिटन बाय एल.डी. व्हाइट, ईयर 1926। ये फर्स्ट बुक मानी गई है, इसको याद रखिएगा। वुडरो विल्सन ने प्रशासन को राजनीति से अलग किया, जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग से ही बात की है, और तर्क दिया अपना कि राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है। राजनीति क्या करती है, पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद पॉलिसी मेकिंग। पॉलिटिक्स क्या करती है, पॉलिसी बनाती है। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, कंसर्न करता है विद इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, यानी कि जो राजनीति ने अपनी पॉलिसीज बनाई, पॉलिटिक्स ने जो भी पॉलिसीज बनाई, उसको प्रशासन ने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, यानी उसको लागू किया। अब देखिए विल्सन क्या मानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। ये गुडनो की 1990 वाली बुक है, इन्हें लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। आई थिंक ये रिपीट हो गया। अब इसमें ये क्या बोलते हैं, राजनीति का नीतियों की अभिव्यक्ति से है, जबकि प्रशासन का संबंध इन्हें, ये शायद रिपीट हो गया, आपने देख लिया होगा। अब देखते हैं सेकेंड फेज हमारा, प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण काल, यानी 1927 से 37 तक। फर्स्ट हमने पढ़ लिया, फर्स्ट हमारा 1887 से 1926 तक, उसमें वुडरो विल्सन आए, फ्रैंक जे गुडनोव आए, दोनों की बुक्स आई, एक की 1887, एक की 90। दोनों को याद रखिएगा, दोनों ने क्या बात की कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है। अब देखते हैं सेकेंड फेज में कौन कौन से हमारे थिंकर्स आते हैं और क्या क्या बोलते हैं। इसका पीरियड आप याद रखिएगा, 1927 से 1937। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्वर्ण काल। एक सेकेंड, इसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड को। इस समय कौन कौन थे, हेनरी फ्योल, जिनका हमने पीओ 53 पढ़ा, बिलोवी, मेरी पार्कर फोलेट, मूने एंड रेले, लूथर गुली, कोर्बिक। ये कब थे, ये कौन से फेज के हैं, ये सेकेंड फेज के हैं, इनको याद रखिएगा, इन सब के नाम याद रखिएगा। और ये सेकेंड फेज क्या कहलाता है, गोल्डन एज कहलाता है, गोल्डन एज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी एग्जाम में पूछा गया। अब इसमें ये क्या मानते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये कंसीडर करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज मतलब कंसीडर ए साइंस, यानी ये लोग प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। ये 1927 में W.F. बिलोबी की बुक है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ स्टार्ट होता है। ये फेज 1927 में स्टार्ट होता, तो इनकी बुक किसकी आती है, बिलोबी की आती है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको याद रखिएगा, स्टार्टिंग में भी आपने इनकी बुक देखी है। ईयर है 27, W.F. बिलोबी, बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी बुक एग्जाम में आई हुई है, मैं बार बार इसको बोल रही हूँ ताकि आप इसको इम्पोर्टेंट समझकर नोट करें। अब हेनरी फ्योल की हम रचना देखते हैं, यानी कि बुक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1949। और इनका पी और ट्रिपल याद रखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। लूथर गोलिक और उर्बिक को देखिएगा, इनका है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में। इस बुक के बाद ही ये जो सेकेंड स्टेज था, ये अपनी पराकाष्ठा, यानी एक अलग ही लेवल, अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा, तभी इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एरा, यानी कि स्वर्ण युग। अब देखिए सेकेंड बुक की कुछ थिंकर्स हैं, उनकी यहाँ पर बुक डाल दी है। बिलोबी की तो हमने देख ली, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
मेरी पोर्कर फॉलेट, इनका नाम याद रखिएगा। क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1930, इंपोर्टेंट बुक है, एग्जाम में बार बार पूछी गई है। मून एंड रिले, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बार बार पूछी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड देखेंगे, देखिए प्रिंसिपल तो हर बुक के साथ लगा, बहुत सारी बुक्स के साथ लगा हुआ, जैसे ग्लोबी की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एड है, तो वैसे मूने की बुक के बाद जो है ऑर्गेनाइजेशन है, आप इजीली याद रख सकते हैं। जैसे MOO आता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इजीली आप याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1931, मूने एंड रिले की बुक है। अब ये है थर्ड फेज, ये कौन सा फेज है? थर्ड फेज। इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है द एरा ऑफ चैलेंज। यहाँ पर क्या होते हैं, सब कुछ ठीक था शुरू में, मतलब फर्स्ट फेज में बात की गई पॉलिटिक्स अलग, एडमिनिस्ट्रेशन अलग, सेकंड में बात की गई कि पबेट जो है एक साइंस है। अब यहाँ बहुत सारी चुनौतियां आ गई। अब इस बार इन चुनौतियों के बारे में कौन क्या बोलता है ये देखते हैं। ये मतलब इस वाले पेज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? चेस्टर ई बर्नार्ड से। इनकी बुक है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। शायद ही कोई एग्जाम बचता हो जो ये वाली बुक पूछी नहीं गई हो, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इन्होंने प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया, यानी ये जो सेकंड फेज में प्रिंसिपल की बात की गई है, ये इसकी बात नहीं करते हैं। याद रखिएगा, चेस्टर बर्नार्ड ने प्रिंसिपल्स का उल्लेख नहीं किया है। He did not mention any theory of administration। इसी फेज में, यानी कि थर्ड फेज में कौन आते हैं? एल्टन मेयो आते हैं। इन्होंने किस चीज की बात की है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। एल्टन मेयो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी है, जो कि एक अपने आप में एक थ्योरी है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखिएगा, थर्ड फेज है, चैलेंजेस वाला फेज है, और इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 1938 से 47 है। और इसमें किस किस ने बात की? फर्स्ट हमारे चेस्टर बर्नार्ड, जिनकी बुक है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1968 की, और एल्टन मेयो हैं जिन्होंने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। यानी इन्होंने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्यों दी है? कि टेक्नोलॉजी से दूर ह्यूमन जो वर्क करते हैं वो ह्यूमन के द्वारा हो, यानी कि इनफॉर्मल हो। अब आते हैं रॉबर्ट डेहल। इन्होंने बोला है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी इस बात का खंडन करते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है। सेकेंड फेज में, जैसे सेकेंड फेज के थिंकर्स ने बोला कि लोक प्रशासन एक साइंस है, यानी कि पब इज द साइंस, तो ये क्या बोलते हैं? ये उसको क्रिटिसाइज करते हैं। किस चीज में करते हैं? द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ये बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ साइंस, यानी कि वो साइंस नहीं है। अब इस फेज का जो मेन सब्जेक्ट था, वो क्या मेन थीम थी, वो क्या थी? लोक प्रशासन के अध्ययन से मानव संबंध एवं व्यवहार उपागम की वकालत करना। अभी जो हमने दो फेज पढ़े उसमें टेक्नोलॉजी इन सब की बात की गई, पॉलिटी, साइंस, लेकिन ये जो थर्ड फेज आया, ये लेकर आया हमारा ह्यूमन रिलेशन को। यानी कि इन दोनों टेक्नोलॉजी में क्या था, जैसे कि लेविस मेरियम ने भी क्रिटिसाइज किया था ना लूथर कोलिक और हेनरी फेयोल को, पोस्ट कॉर्बोपी और ट्रिपल सी को। उन्होंने बोला था ये तो सारी टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, बाकी जो विषय वस्तु है यानी ह्यूमन है वो तो कहीं है ही नहीं इसमें। तो इसलिए ये थर्ड फेज क्या बोलता है? उस सारी चीजों का खंडन करता है और बोलता है इसमें कि ह्यूमन रिलेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? बिहेवियरल अप्रोच होना चाहिए। किसके लिए? स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं राजनीति प्रशासन द्वीप विभाजन के विचार को खारिज किया। जो फर्स्ट फेज में 1887 में उन्होंने वुड्रो विल्सन ने बोला था कि पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, दोनों सेपरेट होना चाहिए। वो थर्ड फेज में आकर क्या बोलते हैं कि नहीं, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। जो ये पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने की बात करते हैं ना, इस आइडिया को हम क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। थर्ड फेज वाले ये बोलते हैं, जैसे कि एल्टन मेयो हो गए, चेस्टर बर्नार्ड हो गए। अब इन्होंने अपने हॉर्टोन प्रयोग दिए, यानी कि हॉर्टोन स्टडीज की 1924 से 1932 में। ये क्या करते हैं? इसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करते हैं। ये जो इनकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और ये हॉर्टोन स्टडीज है एल्टन मेयो की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछी गई है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है हर्बर्ट ए साइमन। इन्होंने क्या बोला है कि सिद्धांतों में सबसे अहम, हाँ, जो पीछे सेकंड फेज में प्रिंसिपल की बात की गई सिद्धांत की, हर्बर्ट साइमन उसके सबसे बड़े मतलब आलोचक थे, यानी कि सबसे ज्यादा जो क्रिटिसाइज किया है वो किसने किया है? हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन का नाम याद रखिएगा, थर्ड फेज से रिलेटेड है। इन्होंने
प्रिंसिपल को क्या बोला, कहावत बोला, यानी और ये क्या बोलते हैं, लोक प्रशासन को और अधिक वैज्ञानिक प्रशासन बनाने के लिए व्यवहार संबंधी उपागम की वकालत करते हैं। ये कहते हैं कि लोक प्रशासन को और क्या करें, उसको और मोर साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाएं, लेकिन कैसे बनाएं, बिहेवियरल अप्रोच के साथ। तो याद रखिएगा हर्बर्ट साइमन ने क्या किया, जो प्रिंसिपल की बात हुई थी सेकंड फेज में उसको क्रिटिसाइज किया और इसको उन्होंने क्या बोला, कहावत बोला, एजेस। अब आते हैं 1946 में हर्बर्ट साइमन की बुक द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इन्होंने क्या बोला, सिद्धांतवादी दृष्टिकोणों की खिल्ली उड़ाई और उसे मुहावरे एवं किंवदंतियों की संज्ञा दी। क्या बोला, गिमिक एंड मिथ। इसको याद रखिएगा, हर्बर्ट साइमन 1946 है, इनकी बुक पब्लिश होती है द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये इस चीज को क्रिटिसाइज कर देते हैं कि जो प्रिंसिपल थे वो मतलब ये नहीं मानते उस चीज को। हर्बर्ट साइमन की बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ए स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इनकी दो बुक हैं, ये दोनों को याद रखिएगा, द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी वाली क्या है, जो प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें प्रिंसिपल्स को इन्होंने क्रिटिसाइज किया, वो 1946 में आई। उसके बाद ये दूसरी 1947 में कौन सी लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। हर्बर्ट साइमन ने सिद्धांत उपागम यानी कि प्रिंसिपल अप्रोच के रूप में निर्णय निर्माण उपागम पर ध्यान दिया। हर्बर्ट साइमन किस चीज पर फोकस करते हैं, डिसीजन मेकिंग अप्रोच पर। इसको याद रखिएगा। अब 1947 में आ जाते हैं, रॉबर्ट डहल एक अपनी बुक लिखते हैं, एक राइटिंग लिखते हैं, इनकी इसका नाम है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इन्होंने क्या बताया, 3 प्रॉब्लम्स बताई हैं, याद रखिएगा। रॉबर्ट डहल ने अपनी एक बुक लिखी द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें इन्होंने अपनी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की 3 प्रॉब्लम बताई हैं। डेट याद रखिएगा 1947। अब आते हैं हम लास्ट फेज पर, यानी कि पहचान व संकट का काल। ये पीरियड किस चीज की बात करता है, आइडेंटिटी एंड क्राइसिस की, 1948 से 1970 का। अब इसमें क्या होता है, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन यानी कि डायकोटोमी और प्रशासन के सिद्धांतों को नकार देता है, संकट में आ जाता है। अब उसको क्या किस चीज का सामना करना पड़ेगा, संकट का सामना करना पड़ेगा। फर्स्ट फेज में डायकोटोमी की बात हुई, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, उसको मतलब क्रिटिसाइज कर देते हैं, उसका खंडन कर देते हैं, उसको नहीं मानते। उसके बाद प्रिंसिपल्स की बात होती है, उसको नहीं मानते। और थर्ड फेज वाले तो अपनी अलग ही बात करते हैं कि साइंस के साथ एक ह्यूमन रिलेशन भी होना चाहिए, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो इन चीजों के बाद जो आता है ये फोर्थ फेज आता है। अब ये क्या बोलते हैं, इस फेज में तो सिर्फ वैश्विक तथा सामाजिक आर्थिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में लोक प्रशासन की प्रासंगिकता खोजी जाने लगी। यानी कि क्या देखा जाने लगा कि ग्लोबल एंड सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की पर्सपेक्टिव से अब क्या देखने लगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखने लगे। इस समय राजनीति व प्रशासन में कुछ विद्वानों ने अलगाव को नकार दिया। यानी कि इस टाइम के जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या किया, जो डायकोटोमी की बात हुई थी ना कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर देना चाहिए, कुछ ने उसको क्रिटिसाइज कर दिया। तो कुछ जो थे पॉलिटिक्स के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी करने लगे और कुछ ओनली पवेट को अध्ययन को उन्होंने आगे बनाए रखा। फोर्थ पेज में क्या बात होती है, सम स्कॉलर रिजेक्ट कर देते हैं सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन को और अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू पॉलिटिक्स की। वहीं कुछ क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं अपनी स्टडी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो याद रखिएगा ये फोर्थ फेज की बात है। अब सम स्कॉलर क्या करते हैं, राजनीति विज्ञान की तरफ लौट आते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ रिटर्न आ जाते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की तरफ चले जाते हैं। तो ये है फोर्थ। अब इस समय इस टाइम के जो वो थे थिंकर्स, उनके नाम देखिएगा, फ्रेडरिक रीक्स एवं डगलस मैकग्रेगर। फोर्थ फेज के हैं ये, इनको याद रखिएगा। जो ये मार्क ग्रेगर है, इन्होंने एक्स वाई थ्योरी दी है जो कि वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसकी भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखिए बहुत सारी बुक्स तो आपने इसमें कवर की। अब कुछ बुक्स ऐसी है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उसको मैंने ये नीचे अलग से लिस्ट दे दी है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए हर्बर्ट साइमन की तो हमने पढ़ी 1947 की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और 1947 में इन्होंने एक बुक और लिखी प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करके 1946 में सॉरी, तो इनकी दोनों बुक्स आपने कवर की।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इनकी, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। जिसको मैं टिक कर दूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मार्टिन सुमेकर, द थ्योरी ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये मैंने अभी एग्जाम में कहीं देखी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बुक है। मिशेल फुको, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, डिसिप्लिन एंड पनिश, इनको याद रखिएगा, 1940 से 1975, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। वुड्रो विल्सन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लूथर गोलिक की नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिलिप्स सेल्जनिक, लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी बुक भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। चार्ल्स लिंडब्लोम, इनकी बुक बार बार पूछी गई है, द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, 1959। उसके बाद है सैमुअल पेस, सॉरी ये मतलब मिस्टेक हो गई, टाइपिंग एरर है, सैमुअल पी हंटिंगटन, ये बार बार एग्जाम में आती है। इनकी और भी बुक्स हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज, 1968, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। गेरी विलिंग, ये इतनी इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर डाल दिया, आप एक बार देख लेना इसको। मैं क्योंकि उतना याद रखो जितना एग्जाम में पूछा जाए, तो जो ऐसी हैं मतलब जो एग्जाम में नहीं देखी गई हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है वो मैंने डाल दी है, फिर भी आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। द कैनेडी इम्प्रिजमेंट, 1980। थॉमस पेट्रिक, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ए कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। J.T. ग्रे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट एंड केसेस। डोनाल्ड ए स्टोन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, इसको याद रखिएगा। जेफरी पावर्स, प्रेफर पावर बाय सम पीपल हैव इट एंड अदर डोंट, इसको भी आप देख लीजिए। रॉबर्ट डेहल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हु गवर्नर्स एंड डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी, 1961, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स भी बताई हैं, उसको भी आप याद रखिएगा, वो एग्जाम में पूछी गई हैं। डेविड ईस्टन, पॉलिटिकल सिस्टम से हैं, ये कुछ कंपैरेटिव की भी हैं तो इसलिए इधर आ गई है ये बुक, इसको याद रखिएगा। लेस्टर पॉल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेमोक्रेसी, इसको भी याद रखिएगा। रॉबर्ट मिशेल्स, एलाइड थ्योरी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्टीज इनकी बुक है। फुल बुक का नाम याद रखिएगा, द सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्कियल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, 1911, इनको याद रखिएगा। जॉन ड्यूवी, पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम, ये भी याद रखिएगा। थॉमस ह्यूज, नेटवर्क ऑफ पावर इलेक्ट्रिफिकेशन इन वेस्टर्न सोसाइटी, 1880 से 1930 तक। एलन हच, द पॉलिटिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इनको याद रखिएगा। तो देखिए ये जो हैं सारी बुक्स हैं, लेखक हैं, लोक प्रशासन है, सरकारी प्रबंधन और राजनीति के अध्ययन से महत्वपूर्ण योगदान देती हैं सारी बुक्स। तो ये थी 20 बुक्स जो कि अलग अलग एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली हैं, इनको आप याद रखिएगा। और ये था आज का हमारा लेक्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। आपको समझ आया होगा, आपको जो भी सजेशन देना है आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको इसके PYQ लगाने हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर PDF चाहिए तब भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।